अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम अकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2 पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस 3 इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जीएस 4 एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान्स दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो ये सीधी बात नो बकवास सीरीज में हमारा 9th लेक्चर है जिसमें हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखा था, कैसे इटली जो है वो एक साथ एकजुट हुआ। अब यहाँ पर जर्मनी जो है उसकी बात करने वाले हैं। जो इटली है वहाँ पर कुछ लीडर्स थे, वहाँ पर कुछ जो फिलोसोफर्स थे, वहाँ पर कुछ अग्रेसिव लोग थे जिनकी बदौलत जो इटली है वो आज जैसा हमें देखने को मिलता है वैसा देखने को मिला। जर्मनी अगर आप देखोगे तो वो भी 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। देन उसके बाद धीरे धीरे 39 टुकड़ों में आ गया एंड देन उसके बाद जर्मनी जो है वो एकजुट होता है। अब इसके क्या कारण थे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री जैसा मैंने आपको बोला है कि ये आपको मेंस के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, इसीलिए आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं उस हिसाब से हम यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री जो उसको कवर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लेक्चर है उस पर जाने से पहले अगर आपने डॉन टू पिक्चर देखी है तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको मज़ा आएगा। मतलब ये जो स्टोरी है आपको ज़बरदस्त मज़ा आएगी। अब यहाँ पर जैसे डॉन टू में जो डॉन थे, मतलब जो शाहरुख खान थे, उनका जो वो प्लानिंग करते हैं उस हिसाब से चीज़ें जो है वो होती रहती है। मतलब इन दी एंड लास्ट में पता चलता है कि कितनी ज़बरदस्त उनकी प्लानिंग थी कि लास्ट में जब वरदान जो है वो डॉन से पूछता है कि जो बाहर है वो कैसे निकला जाए, तो डॉन बोलता है कि मैंने तुम लोगों के बाहर निकलने का रास्ता बनाया ही नहीं था। मतलब बेसिकली क्या है कि जो वह चोरी होती है और चोरी किस तरीके से होती है और इतना सटीक प्लान होता है कि डॉन बाहर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा, अंदर आने के बाद वरदान ये सारी चीज़ें करेगा। मतलब जो बेसिकली उनके दुश्मन है ये सारी चीज़ें करेंगे एंड देन फाइनली जो डॉन है अपनी इम्यूनिटी भी पा लेता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जब हम पूरा थ्रू आउट जर्मनी का यूनिफिकेशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये जो व्यक्ति है इन्होंने पहले से ही पूरा ढांचा जो है बनाकर रखा था किस तरीके से जो प्रूशिया है उसके हाथ में सब कुछ देना है। मतलब बेसिकली जर्मनी जो उसका यूनिफिकेशन कराना है और किस तरीके से यहाँ पर जो वॉर है वो मैं छेड़ने वाला हूँ। मतलब इसको मैं छेड़ूंगा ऑस्ट्रिया को तो ऑस्ट्रिया मेरे ऊपर हमला करेगा और मैं जीत जाऊंगा। देन मैं फ्रांस को छेड़ूंगा तो फ्रांस मेरे ऊपर हमला करेगा एंड देन मैं फ्रांस को जीत जाऊंगा। अब कब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को छेड़खानी करना है, कब फ्रांस को छेड़खानी करना है और जिस तरीके से यहाँ पर जर्मनी जो यूनिफिकेशन होगा, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो काफी दिलचस्प यहाँ पर स्टोरी जो है वो बनने वाली है। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे सरदार पटेल जो उनको ऑफन कंपेयर किया जाता है विद बिस्मार्क ऑफ जर्मनी, तो यहाँ पर जो व्यक्ति की फोटो थी उनका नाम है बिस्मार्क ऑफ जर्मनी। क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सरदार पटेल वर्क इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। अब देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद हमारा जो भी प्रिंसली स्टेट्स है वो हमें कई सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में देखने को मिलते हैं और इतने सारे प्रिंसली स्टेट जो है उनको एकजुट लाने का काम सरदार पटेल जो है उनको दिया जाता है उसका क्रेडिट। अब यहाँ पर इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स को इस तरीके से भारत में मोल्ड करना, इस तरीके से भारत का नक्शा बनाना, इसमें सरदार पटेल का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और जर्मनी अगर आप देखोगे तो वो भी काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। अब उसको एकजुट लेकर आना और उसको यूनिफाई करना, इसके लिए जो बिस्मार्क है उसको काफ़ी क्रेडिट दिया जाता है और इसीलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया है। तो अब ये पूरा लेक्चर होने के बाद आपको बड़े आसानी के साथ आप ये जो जवाब है वो दे पाओगे। तो यहाँ पर जैसा हमने देखा है कि भाई इंडिया जो है वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, फिर वो एकजुट आ गया, यूनिफाई हो गया एंड यूनिफाई होने के बाद इस तरीके का हमें मैप जो है इंडिया का देखने को मिलता है। अब जो जर्मनी है वो भी कुछ इस तरीके का मैप जो आज हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जर्मनी आपको दिखाई दे रहा है, उसके आसपास यहाँ पर वेरियस कंट्रीज जो है दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको फ्रांस जो है वो दिखाई देता है,
यहाँ पर जर्मनी है, यहाँ पर इटली, जो यूनिफिकेशन हमने देखा था वो देखने को मिल रहा है। तो ये जो जर्मनी है ये भी कुछ इस तरीके का नहीं था, ये भी काफ़ी छोटे-छोटे टुकड़े जो है उसमें बँटा हुआ था। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में तो 300 टुकड़े थे इसके। देन उसके बाद धीरे-धीरे वियना कांग्रेस होती है, वियना कांग्रेस हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। वियना कांग्रेस होती है, देन वियना कांग्रेस होने के बाद इसको 39 टुकड़ों में बाँट देती है। अब कुछ टुकड़े बड़े होते हैं, कुछ टुकड़े छोटे होते हैं। बड़े टुकड़ों में अगर आप मतलब बेसिकली आप देखोगे तो काफ़ी दूर तक ये जो जर्मनी है फैला हुआ था। अभी जो आपको दिख रहा है भाई बहुत छोटा है, ये काफ़ी बड़े टुकड़ों में फैला हुआ था। यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा जो आपको कलर्ड मैप दिखाई दे रहा है ग्रीन छोड़कर, ये पूरा आपको जर्मनी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप बर्लिन जो है एट प्रेजेंट देख सकते हो, है ना? तो यहाँ पर आप देखोगे प्रूशिया, प्रूशिया, देन नीचे ऑस्ट्रिया, देन ऊपर इसके हम्बर्ग, हैनोवर, देन उसके यहाँ पर सैक्सोनी, है ना? इस तरीके से वेरियस टुकड़ों में यहाँ पर जर्मनी जो है वो बटा हुआ था। यहाँ पर आप देखो रशिया जो है उस तक जुड़ा हुआ है। तो जर्मनी बेसिकली काफ़ी बड़ा था। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जर्मनी जो उसको यूनिफाई करना, क्योंकि जितना बड़ा ये रहेगा उतना यूनिफाई करने में काफ़ी दिक्कत होगी। कल्चरल चेंजेस बोलिए, है ना, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक चेंजेस बोलिए, तो काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ पर यूनिफाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो दो बड़े टुकड़े हमें देखने को मिल रहे थे वो थे प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया हमने इटली के टाइम पे भी देखा था, है ना भाई? ये मतलब था, ऑस्ट्रिया का था कि भाई जहाँ मैं जाऊँ वहाँ लोग खड़े हो जाए। तो यहाँ पर प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया जो है ये दो बड़े टुकड़े थे। अब जो बिस्मार्क है, मतलब जो बिस्मार्क की कहानी यहाँ पर होती है, जो बेसिकली डॉन यहाँ पर देखने को मिलता है, वो प्रूशिया का था। अब उसको था कि भाई यहाँ पर जर्मनी जो है यूनिफाई हो और राज उस पर प्रूशिया करे, ये उसका मेन एजेंडा था। अब उसके लिए उसको करना क्या था? उसको सबसे मेन करना था ऑस्ट्रिया जो है उसको धक्का देना था, है ना? उसको धक्का देना था, उसको हराना था। अगर वो एक बार हार गया तो फिर पूरा जर्मनी मेरा है, और जर्मनी पर राज कौन करेगा? प्रूशिया करेगा। अब इसके लिए डायरेक्ट वो हमला कर सकता था ऑस्ट्रिया पर डायरेक्ट हमला किया क्या? नहीं किया। उसने क्या किया, जो बाकी छोटे छोटे टुकड़े थे उसका ये मानना था कि भाई बाकी जो छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर बने हुए हैं जर्मनी के, उसको पहले हम एक साथ लेकर आते हैं। देन उसको एक साथ लाने के बाद ऑस्ट्रिया जो उस पर हमला करते हैं, क्योंकि हम सशक्त हो जाएंगे। देन ऑस्ट्रिया पर हमला करते हैं, ऑस्ट्रिया हार जाएगा। ऑस्ट्रिया हार जाएगा, देन उसके बाद फ्रांस जो है उसके थ्रू हम यहाँ पर यूनिफाई जो है वो कर लेंगे। ये पूरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर उसने बनाई थी। अब देखिए यहाँ पर जर्मनी यहाँ पर अलग अलग बटा हुआ है, तो इसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं। सीरीज ऑफ इवेंट्स में हमें अगेन नेपोलियन जो है देखने को मिलता है, क्योंकि नेपोलियन आएगा। जब भी हम यूरोप की बात करेंगे तो नेपोलियन जो उसका नाम आएगा, क्योंकि नेपोलियन यहाँ पर आया। नेपोलियन जो है उसने इतना अग्रेसिवली यहाँ पर खुद को एम्परर बनाया कि पूरा यूरोप जो है वहाँ तक उसने राज शासन यहाँ पर किया था। इसे नेपोलियन जो है सीरीज ऑफ इवेंट्स में नेपोलियन जो है उसने यहाँ पर अटैक किया, नेपोलियन ने कब्जा कर लिया। नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने काफ़ी हार्श ट्रीटमेंट यहाँ पर की, जिससे कि लोग जो है लोगों में आक्रोश फैलने लगा। लोगों में आक्रोश फैलने लगा जिस तरीके से इटली में। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी आसान है आपको एक कनेक्ट करना, क्योंकि इटली का यूनिफिकेशन हमने देखा हुआ है, तो किस तरीके से नेशनलिज्म की भावना वहाँ पर डेवलप हुई थी, उसी तरीके से जर्मनी जो है यहाँ पर भी नेशनलिज्म की भावना जो है डेवलप होती है। और उसमें यहाँ पर प्रूशिया जो है वो बड़ा साम्राज्य निकलता है ना? तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो 19th सेंचुरी में यूरोप जो है रेडिकल चेंजेस वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और रेडिकल चेंजेस के साथ साथ यहाँ पर नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है यूनिफिकेशन के लिए। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बोलिए, इटली बोलिए, क्लासिक एग्जाम्पल है नेशनल स्टेट्स के, मतलब नेशनलिज्म के, है ना? और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो रिफॉर्मर्स है, रिफॉर्मर उन्होंने भी काफ़ी बड़ा यहाँ पर योगदान दिया है। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो दोनों ही जगहों पर, इटली बोलिए प्रूशिया बोले, दोनों ही जगहों पर कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने डायरेक्ट वहाँ पर एक्शन लिया है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लिया है, ताकि यूनिफिकेशन जो है वो यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ हो सके। अब ऑब्स्टेकल्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। ऑब्स्टेकल्स किस तरीके के थे कि भाई यहाँ पर वियना कांग्रेस जो है, वियना कांग्रेस जो हुई थी, याद कीजिए नेपोलियन जो है उसका जब खत्म हो गया, नेपोलियन जो है उसने काफ़ी अग्रेसिवली यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज जो है उनको कब्जा लिया। एंड देन उसके बाद जब नेपोलियन को हराया गया, देन नेपोलियन जैसा फिर से कोई खड़ा ना हो जाए, इसके लिए वियना कांग्रेस जो है वो आती है, बड़े बड़े जो यूरोपियन देश है उनके साथ मिलकर। और उनका ये था कि भाई फ्रांस जो है उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, फ्रांस जो है उसमें फिर से कोई इस तरीके का नेपोलियन खड़ा ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर जो देश है उनको सशक्त यहाँ पर बनाना है। और उन्होंने क्या किया, जो 300 टुकड़ों में यहाँ पर जर्मनी बटा हुआ था, उसको अब यहाँ पर उन्होंने मात्र 39 स्मॉल स्टेट जो है उसमें यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब इसमें आपको दिखेगा कि जर्मन टेरिटरी जो है कुछ यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे। स्ट्रांग मतलब यहाँ पर जो प्रूशिया है एंड देन उसके बाद जो ऑस्ट्रिया है, ये यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग कंटेंडर्स जो है वो थे।
और दोनों ही चाह रहे थे कि भाई हमारा यहाँ पर कब्जा हो जाए। अब सोचिए दो बड़े बड़े अगर लोग हैं, तो जैसे बोलते हैं ना एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरीके से एक बड़ा देश, उसमें दो जो बड़ी तलवारें हैं वो भी नहीं रह सकती है, जो बोल रही है कि हमारा देश है हमारा देश है। तो ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर काफ़ी सारे आ रहे थे। जर्मन रीजन जो है काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़ा था। तो इसीलिए आप देखोगे तो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली काफ़ी डिवाइडेड था कि भाई यहाँ पर समझ में नहीं, लोगों में यूनिफिकेशन लेकर आना, लोगों को बोलना कि भाई ये भी हम ही है, ये काफ़ी यहाँ पर मुश्किल होता जा रहा था। और कंपटीशन किस में थी? कंपटीशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी जो ऑस्ट्रिया है और प्रूशिया है, इन दोनों में। जैसा मैंने आपको हमेशा बोला है कि भाई ऑस्ट्रिया प्रूशिया जो है यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट कर रहे थे जर्मन रीजन को एक साथ लाने के लिए, कि जर्मन रीजन एक साथ आएगा लेकिन उस पर शासन हम करेंगे। जब दोनों ही बोल रहे हैं कि शासन हम करेंगे तो फिर कैसे एक साथ आ सकता है? कुछ फॉरेन पावर जो है उनका भी इंटरेस्ट था जर्मन रीजन में, जैसे कि ऑस्ट्रिया जो है उन्होंने उनको बेसिकली जर्मन रीजन का गार्डियन बना दिया गया था, और फ्रांस जो उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस था। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि जो जर्मनी है उसको बना तो दिया इस तरीके से 39 टुकड़ों में, दो बड़े प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया जो उसको गार्डियन बना दिया गया कि भाई तुम संभालो, ये तुम्हारा नहीं है लेकिन तुम संभालो। गार्डियन होता है ना, जैसे भाई तुम्हारा जैसे माता पिता है उनका बच्चा होता है, लेकिन गार्डियन कौन है कि उनका बच्चा नहीं है लेकिन वो संभाल रहे हैं। तो उस तरीके से ऑस्ट्रिया जो उसको यहाँ पर गार्डियन बना दिया गया था, जिसकी वजह से भी जो प्रूशिया के लोग हैं उनमें काफी खटक यहाँ पर हो रही थी। अब यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स हो रहे थे, डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से थे? एक तो आइडियोलॉजिकल था, कल्चरल फैक्टर, मतलब यहाँ पर नेपोलियन जो है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर लोग जो है वो लड़ रहे थे, है ना। इसीलिए क्या हुआ, जो जर्मनी, अब समझ लीजिए कि सभी का पूरे, समझ लीजिए घर, एक घर है, घर में जॉइंट फैमिली है, ठीक है, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं चीज़ को। जॉइंट फैमिली है, अब जॉइंट फैमिली में आपस में झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, चाचा के लड़के के साथ झगड़ा हो रहा है, चाचा के साथ झगड़ा हो रहा है ना, चाची के साथ झगड़ा हो रहा है, तो आपस में झगड़े हो रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन अगर कोई बाहर का इंसान अगर किसी को मारे, तो जितने भी भाई लोग हैं, चाचा के लड़के जितने भी भाई लोग हैं, सारे के सारे मिलकर उससे भिड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा था कि आइडियोलॉजिकल, मतलब एक नेपोलियन जो है, नेपोलियन बाहर से आया और वो जर्मनी के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी पूरा रीजन है जर्मनी का, वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनमें एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड जो है वो क्रिएट हुआ। और इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग जो है वो काफ़ी आपस में भाईचारा बढ़ाने लगे, मिले सुर मेरा तुम्हारा करने लगे। और इसमें जो फ्यूएल है वो किन्होंने किया? जो वहाँ के थिंकर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे। वो कौन थे? तो उसमें हमें जॉन देखने को मिलता है, हर्डर देखने को मिलता है, हेगेल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जॉन अगर आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पर जो स्टेट है, नेशन है, उनके बारे में बात किया, है ना। जो यहाँ पर हर्डर है उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया यहाँ पर वॉल्गिस्ट, नेशनल सोल, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया। उसके तहत मतलब बेसिकली नेशन जो उसकी खुद की एक आत्मा होती है, कि भाई घर में जितने भी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं उनकी एक कॉमन आत्मा है, कॉमन आत्मा है, ठीक है। हेगेल अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक आइडियल पिक्चर जो है नेशन का वो दिया था कि किस तरीके से यहाँ पर जो वेरियस तरीके के लोग हैं वो एक धरती पर रह रहे हैं, नेशन के रूप में यहाँ पर रहना चाहिए। तो इस तरीके से जो थिंकर्स हैं उन्होंने भी अपने अपने योगदान दिए, जिसके तहत ये जो ज्वालामुखी है ये बेसिकली बहुत उफान पे आ गई थी। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल और मटेरियल फैक्टर हमें देखने को मिलता है जिसने यूनिफाई किया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है यहाँ पर हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने की वजह से लोग जो आपस में यहाँ पर मिलने लगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है तो आपस में जो ट्रेड है वो इंक्रीज होता है, तो आपस में जो लोग हैं उनका कनेक्शन बढ़ जाता है। कनेक्शन बढ़ जाता है तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रोसेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो प्रूशिया में स्टार्ट हुआ, एंड देन उसके बाद जर्मनी के बाकी जो पार्ट्स थे वहाँ पर भी गया। और उसी के साथ यहाँ पर जो प्रूशिया है वो कोल और आयरन रिच रीजन था, ठीक है, राइन लैंड का, मतलब ये जो 39 देशों में बड़ा वो राइन लैंड, तो उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली। और जो रीजन की प्रॉस्पेरिटी होती है लोग वहाँ पर आकर्षित जो है वो होते ही होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो वियना कांग्रेस हुई थी 1815 में, उसने भी यहाँ पर काफी बड़ा योगदान दिया है यूनिफाई करने में। कैसे? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब होता है तो रेलवे यहाँ पर डेवलप होती है जर्मनी में, रेलवे डेवलप होती है। जैसे इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में जो विभिन्न जगहों के लोग थे उनमें एक दूसरे में कॉमन जो बातें हैं, वार्तालाप है, वो कैसे हुई? क्योंकि पोस्टल सिस्टम आ गई थी, जो रेलवे है वो आ गई थी, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोग आना जाना होने लगा, आवागवा होने लगा, जिसकी वजह से लोगों में एक ब्रदरहुड की भावना जो है वो डेवलप हो गई। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1834 में जो कस्टम यूनियन है, जिसको जोलवेरिन
कहा जाता है, ये यहाँ पर डेवलप हुआ। इसके वजह से जो प्रूशिया है, प्रूशिया रीजन, रेस्ट ऑफ द जर्मनी इकोनॉमिकली यहाँ पर इंटीग्रेट हो गया। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कैपिटलिस्ट क्लास है जर्मनी में, वो डेवलप हुआ। कैपिटलिस्ट क्लास जो है कभी भी किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि भाई हम यहाँ पर बढ़े। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास जो है उनके साथ कॉम्पीट करने लगे, है ना, रॉ मटेरियल में, बाकी सिनारियों में। ब्रिटिश मर्चेंट जो है, पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर सपोर्ट था, है ना। जर्मन कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो भी पावरफुल जर्मन एम्पायर जो है उसकी इच्छा रख रहे थे कि यार जैसे ब्रिटिश एम्पायर है वैसे ही जर्मन एम्पायर भी रहना चाहिए, उन्होंने हमको सपोर्ट करना चाहिए, हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो कंपटीशन जो है ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के बीच में वो यहाँ पर होने लगी। देन उसी के साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनमें होने लगा कि नहीं यार हम एक साथ आते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर हमारे लोगों पे शासन करेंगे, कोई और हम पर शासन नहीं कर सकता है। इसलिए कैपिटलिस्ट क्लास जो उन्होंने भी यूनिफिकेशन को काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ब्लड एंड आयरन, कोल एंड आयरन, यहाँ पर चीज़ें जो है वो उभर कर आती है। अब ये सारी चीज़ें क्या है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है ये भी बड़ा एक योगदान देती है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो किंग्स है उन्होंने यहाँ पर बेसिकली एक योगदान दिया था कि भाई होना चाहिए, है ना, पार्शली अग्री किया था कि हाँ कुछ चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, हम यहाँ पर उफान लाना चाहिए, हमने यहाँ पर रिफॉर्म लाने चाहिए, हमने यहाँ पर यूनिफिकेशन लाना चाहिए। और एक ब्लड एंड आयरन एक पॉलिसी हमें देखने को मिलती है जो हमें आगे देखने को मिलेगी। तो वो भी उसके लिए भी यहाँ पर चीज़ें जो है वो सटीक बैठने लगी। जर्मन स्टेट्स इकोनॉमिकली इंटीग्रेट तो हो ही रहा था, इकोनॉमिकली सारे जो राज्य है, सारे जो प्रजाएं हैं, सारे जो स्टेट्स है वो एक साथ आ ही रहे थे। लेकिन बाद में पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जो है ये यहाँ पर करने की जब कोशिश हो रही थी तो वो यहाँ पर काफ़ी हार्ड हो रही, क्योंकि लोग अलग अलग विभिन्न तरीके के थे, खासकर प्रूशिया और ऑस्ट्रिया जो है वो यहाँ पर आपस में लड़ रहे थे, है ना। तो इसीलिए क्या है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होना इसमें एक दूरी है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है, इकोनॉमिकल लोग अगर एकजुट हो रहे हैं तो पॉलिटिकली भी होंगे ही, जो कानून बनाए जाएंगे सब मान्य करेंगे ही। इसीलिए यहाँ पर जो ब्लड एंड आयरन है उसने यहाँ पर क्रूशियल रोल प्ले किया था। ब्लड एंड आयरन, ब्लड, आप बोल रहे ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन क्या है ये ब्लड एंड आयरन, ये तो टंग ट्विस्टर लग रहा है ब्लड एंड आयरन। तो ये क्या है ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड देन वियना कांग्रेस, इसने भी बड़ा योगदान दिया था, ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसने यूनिफिकेशन के लिए काम किया। तो ये सारे जो फैक्टर्स है आपको मेंस में लिखने पड़ेंगे। वियना कांग्रेस जो इसने जर्मनी को 39 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। ऑस्ट्रिया जो है उसको गार्डियन बना दिया। और उसी के साथ यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया है उसको एक रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर दे दिया गया पार्लियामेंट ऑफ फ्रैंकफर्ट में। इसकी वजह से भी जर्मन लोग जो है उनमें एक रिसेंटमेंट आ गया, ये भाई लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, यूनिफिकेशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आते हैं यहाँ पर बिस्मार्क, और अब आता है यहाँ पर ब्लड एंड आयरन। अब आपको समझ में आएगा भाई बिस्मार्क जो है वो कौन है और क्यों उसने यहाँ पर उसको बोला जाता है कि भाई उसने बहुत बड़ा एक योगदान दिया है यूनिफिकेशन के लिए जर्मनी के। जैसा मैंने आपको कहा था, रफ स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि बिस्मार्क जो है उसको आप डॉन टू का एक डॉन वाला कैरेक्टर समझ सकते हो, कि उसने जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली। और पूरी स्ट्रैटेजी जब तैयार की तो इतने सालों के बाद, इतने सालों में उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो सटीक तरीके से बैठती गई। जिसके साथ उसने वॉर छेड़ने की कोशिश की, उसके साथ उसका वॉर हुआ, जिसके साथ उसको पता था कि मैं जीतने वाला हूँ, उस तरीके से वो जीता एंड फाइनली उसने यूनिफिकेशन किया। मतलब ये समझ में आता है कि इन दी एंड जब कुछ यूनिफिकेशन सब कुछ हो गया तो इन दी एंड उसने स्टेटमेंट दिया था कि ये सारी जो चीज़ें हुई थी ये सारी मैंने ऑलरेडी प्लान की हुई थी। मतलब इतने सालों की आप सोचिए, और जैसा का वैसा प्लान किया हुआ था और उसी तरीके से चीज़ें हुई। और ये था कौन, बिस्मार्क जो है ये बेसिकली था कौन, तो ये एक मिलिट्री कमांडर था प्रूशिया का। तो ऑब्वियस है कि प्रूशिया को सशक्त बनाना चाहेगा, है ना, तो मिलिट्री कमांडर था। उसकी जो पॉलिसी थी वो थी कि भाई यहाँ पर ऑटोक्रेसी प्रूशिया की रहनी चाहिए, जो आर्मी अफेयर है स्टेट में वो यहाँ पर रहना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर जो बिस्मार्क है उसने एक पॉलिसी अपनाई ब्लड एंड आयरन की, ब्लड एंड आयरन की, भाई ठोको अन लो, ठोको अन लो, ठोको अन लो, मतलब बेसिकली यहाँ पर लड़ाई करो और जीतो, लड़ाई करो और जीतो, लड़ाई करो और जीतो, है ना। और ये उसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट की और फाइनली यहाँ पर जर्मनी जो उसको यूनिफिकेशन किया। एम जो था कि जर्मनी को यूनाइट किया जाए प्रशियन मोनार्की में, प्रूशिया की यहाँ पर मोनार्की जो है वो रहनी चाहिए, मतलब ऑस्ट्रिया जो है उसको यहाँ पर उसको निकालना था बाहर। ऑस्ट्रिया कैसे उसने यहाँ पर किया, ये यहाँ पर दिलचस्प चीज़ है भाई साहब, कैसे उसने किया। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि उसकी स्ट्रैटेजी थी कि पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो यहाँ पर साम्राज्य बने हुए हैं जर्मनी के उसको पहले अपने अंडर में ले लेंगे,
डरा, बड़ा हूँ यार मैं, एरिया है मेरा, मैं ताकतवर हूँ। तो यहाँ पर छोटे छोटे वाले जो पहली अगर मैं यहाँ पर हमला कर दूंगा ऑस्ट्रिया की तरफ, तो ऑस्ट्रिया इन लोगों का साथ लेकर मेरे ऊपर हमला करके हो सकता है मुझे हरा दे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में पहले ले लेता हूँ, देन उसके बाद ऑस्ट्रिया पर हमला करता हूँ, तो यहाँ पर जबरदस्त चीज हो जाएगी, है ना। तो मतलब उसने क्या सोचा, पहले मैं छोटी छोटी टुकड़ों को यहाँ पर लेता हूँ, देन ऑस्ट्रिया जो उसको हरा दूंगा, एंड देन इस तरीके से यूनिफिकेशन जो है ऑस्ट्रिया का, जर्मनी का कर दूंगा अंडर द मोनार्की ऑफ प्रुशिया। तो इस तरीके से उसकी यहाँ पर स्ट्रेटेजी जो है बनी हुई थी। तो यहाँ पर बिस्मार्क जो है पहला वॉर उसने लड़ा। अब पहला वॉर आपको लगेगा कि पहला वॉर जो है वो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में ही लड़ा होगा, या ऑस्ट्रिया जो है उसने अपोजिट साइड में किसी और का साथ दिया होगा। लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी और इससे आप उसकी चतुरता समझ सकते हो। जैसे डॉन 2 में जो डॉन होता है वो वर्धान के साथ मिलकर, मतलब वर्धान उसका ऑलरेडी दुश्मन, लेकिन वर्धान के साथ मिलकर प्लेट्स चोरी करने का रखता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो बिस्मार्क है वो पहली जो लड़ाई है वो डेनमार्क के अगेंस्ट में लड़ता है, डेनमार्क के, और लड़ता किसके साथ है, किसके साथ मिलकर, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर। तो समझ रहे हो आप कितना दिलचस्प चीज यहाँ पर उसने किया, अलायंस किसके साथ किया, ऑस्ट्रिया के साथ। हालांकि ऑस्ट्रिया और उसके रिलेशन काफी खराब, लेकिन ऑस्ट्रिया को उसने मना लिया भाई साहब, यही उसकी खासियत थी। तो ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर उसने डेनमार्क के अगेंस्ट में किया, और मोस्ट ऑफ द टेरिटरी जो है वो जर्मन कन्फेडरेशन में ले ली। जर्मन कन्फेडरेशन मतलब 39 जो बने हुए थे, तो जर्मन कन्फेडरेशन में जो है उसने ले लिया। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो डेनमार्क में जो दो हिस्से थे, दो हिस्से, वो यहाँ पर ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, तो ये दो हिस्से जो है वो यहाँ पर ले लिए जाते हैं। और दो हिस्सों में से अब ऑब्वियसली यहाँ पर ऑस्ट्रिया जो है वो तो सिर्फ उसका साथ देने के लिए गया नहीं था ना, ऑस्ट्रिया को भी चाहिए था, जैसे वर्धान जो है डॉन 2 में वर्धान को चाहिए था कि भाई मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे भी प्लेट चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया है वो भी कोई ऐसा वैसा आया नहीं था, उसको भी चाहिए था। तो उस क्या हुआ, ऊपर का जो पार्ट था यहाँ पर पूरा डेनमार्क है ना, तो ये दो जो पार्ट है यहाँ पर एनेक्स कर लिए गए थे, और ऊपर का जो पार्ट है वो ले लिया था प्रुशिया ने, और नीचे का जो पार्ट है वो ले लिया था ऑस्ट्रिया ने। तो इसलिए यहाँ पर ऑस्ट्रिया जो है वो इन्वॉल्व हुआ था, उसको लालच दे दी कि भाई अपन ले लेंगे ना, तू ले लेना नीचे का हिस्सा, मैं ऊपर का हिस्सा ले लूंगा। प्रुशिया को ऊपर का हिस्सा मिल गया, ऑस्ट्रिया को नीचे का हिस्सा मिल गया। ये हुआ 1865 में। अब यहाँ पर अगले ही साल क्या होता है, धीरे धीरे उसने बाकी जो है छोटे छोटे वो तो अपने अंदर लेना शुरू कर ही दिया था, है ना, अपने अंदर लेना शुरू कर ही दिया था। अब देन होता है यहाँ पर इटली के साथ अलाइनमेंट, ये करता है इटली के साथ समझौता। अगले ही साल देखो ऑस्ट्रिया के साथ उसने लड़ाई की, और अगले ही साल वो क्या करता है, अगले ही साल इटली के साथ, मतलब यहाँ पर आप सोचिए कि ये प्रुशिया है, ये इटली है ना, तो वो क्या करता है यहाँ पर ये और ये दोनों मिलकर यहाँ पर ऑस्ट्रिया जो है उसको हरा देते। भाई अब यहाँ पर ऊपर का हिस्सा जो है वो तो हमारा हो चुका है, छोटे छोटे हिस्से भी हमारे हो चुके हैं, विभिन्न हिस्से। अब इटली जो है पूरा घेर लो, यहाँ ऑस्ट्रिया, अगर हम यहाँ से भिड़ेंगे ऑस्ट्रिया इधर साइड आएगा, लेकिन इटली से इस साइड आएंगे तो इधर कोई नहीं रहेगा। भाई हमला, सब तरफ से हमला, फूलों का हमला। तो यहाँ क्या हुआ, ऑस्ट्रिया जो है उसको हरा दिया, ऑस्ट्रिया की यहाँ पर शिशक्त हो गई, और यहाँ पर जर्मन कॉन्फेडरेशन से ऑस्ट्रिया को हटा दिया, जो मेन उसका दुश्मन था उसको हटा दिया। अगले साल देखो, पहले साल उसने उसके साथ दोस्ती कर, अगले साल हटा दिया। मतलब बेसिकली वही है ना वर्धान का जो डायलॉग है कि अगर बाहर जाने का प्लान नहीं बना था तो तुम बाहर कैसे जाने वाले थे, डॉन को पूछता है। डॉन बोलता है वर्धान तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने तुम लोगों के बाहर जाने का प्लान नहीं बनाया था, मैं तो बाहर निकल जाऊंगा तुम लोगों के बाहर। तो भाई एक बार तू मेरे अलायंस में आ चुका है ऑस्ट्रिया को, उसने बोला, लेकिन अब तेरे बाहर जाने का प्लान नहीं है, तू तो हारने वाला है। तो इस तरीके से अब प्रुशिया जो उसने हरा दिया। हालांकि ये जो कॉन्फेडरेशन है पूरा का पूरा अपने आप में खत्म हो गया, मतलब ये 39 इसका साम्राज्य अपने आप में डिसॉल्व हो गया था। तो इस तरीके से अब प्रुशिया जो है वो सशक्त हो गया। प्रुशिया सशक्त होने के बाद उसने क्या किया, उसने अपना नदन कॉन्फेडरेशन बना दिया, क्योंकि नदन साइड में प्रुशिया था, है ना। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर नदन जर्मन कॉन्फेडरेशन बना दिया कि नदन साइड जो है पूरा हमारा है, हमारा साम्राज्य यहाँ पर है। उसने 22 जर्मन स्टेट्स जो है उसको यहाँ पर यूनाइट कर लिया। अब इसमें यहाँ पर कुछ सदन जो है जैसे बेवरिया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो है ना, ये बेसिकली ऑस्ट्रिया, मतलब ऑस्ट्रिया को हरा दिया था हालांकि, लेकिन स्टिल यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे, इसलिए कुछ ऐसे सदन थे जिनको उसने अपने इसमें शामिल नहीं किया। तो ऊपर के जो 22 है पूरे के पूरे उसने अपने जर्मनी इसमें शामिल कर लिए थे। और उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस कॉन्फेडरेशन की बनी, प्रूशियन किंग जो है वो उसको हेरिडिटरी बना दिया गया, हेड ऑफ द स्टेट बना दिया गया, कि भाई यहाँ पर उसने अपनी संविधान भी बना दिया नदन कॉन्फेडरेशन नदन जर्मनी को बनाकर, और अपना यहाँ पर संविधान रहेगा, अपना यहाँ पर राजा रहेगा। इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर बन गई अगले ही साल, 18 फास्ट क्विकली, है ना।
जैसे यहाँ पर एक ये अपना एलॉन मस्क जो है उसको पूछा गया कि तुम यहाँ पर इतने सफल कैसे हो। तो एलॉन मस्क ने बहुत ही ज़बरदस्त बात कही थी। उसने बोला था कि आपको 10 साल में जो अचीव करना है वो आप लिख लो, ठीक है? 10 साल में जो जो अचीव करना है लिख लो और फिर सोचो कि उसको 1 साल में कैसे अचीव किया जाए, तो अपने आप बाकी लोगों से आगे रहोगे। उसी तरीके से ये बिस्मार था कि भाई लिख लो कि क्या क्या आगने वाले 10 साल में हो सकता है, उसको अगले साल कंप्लीट कर लो। तो ये यहाँ पर हुआ। देन अब आता है फ्रांस। फ्रांस यहाँ पर बड़ा हर्डल बन रहा था क्योंकि वहाँ पर नेपोलियन थ्री ऑस्ट्रिया यहाँ पर मदद मांग रहा है अब कि भाई यहाँ पर कुछ करो। तो अब यहाँ पर ऑस्ट्रिया फ्रांस को कैसे टैकल किया जाए। तो क्या हुआ, फ्रांस के ना इधर फ्रांस के बगल में स्पेन है। तो स्पेन में भी जो प्रूशिया है, अब फ्रांस जो है, फ्रांस ताकतवर हो चुका था प्रूशिया, तो उसको पता था कि अगर फ्रांस हमला करेगा तो हम जीतने वाले। अब फ्रांस को हमला कैसे करने दिया जाए, कैसे हम फ्रांस को हमला करने के लिए बोले कि हम पर हमला करेगा, तब जाकर तो सारी कॉन्फेडरेशन जो एक साथ हमला करेगी। तो कैसे हम फ्रांस को बोले कि हमला करें, तो यहाँ पर उस पर फूलों का गमला फेंको, अपने आप वो करेगा हमला। तो क्या हुआ, स्पेन जो है बाजू में, स्पेन में भी उसने अपना राजा जो है वो स्थापित कर दिया। अब कैसे सब कुछ हुआ वो डिटेल में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, स्टोरी सब ध्यान में रखो। स्पेन में कर दिया। अब फ्रांस जो है उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि इधर प्रूशिया है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी प्रूशिया का ही साम्राज्य बन रहा है स्पेन का, तो उसको पसंद नहीं आया। दूसरा ये हुआ कि जो फ्रांस का राजा था उसने तिरस्कार किया। अब वो जो टेलीग्राम है उसको जो बिस्मार्क है उसने चेंज कर दिया। उसने ऐसा दिखाया है कि ये जो फ्रांस है ये बेसिकली इंसल्ट कर रहा है एम्बेसडर की। और उस टाइम पे एम्बेसडर की इंसल्ट मतलब बहुत बुरी माने, एम्बेसडर कार नहीं, ठीक है, जो राजदूत रहते थे उनकी बड़ी ये मानी जाती। तो फ्रांस को पसंद नहीं आया, फ्रांस ने कर दिया हमला। अब फ्रांस ने हमला कर दिया तो यहाँ पर होता है फ्रांस को प्रूशियन वॉर 1870 में। अब ये जब वॉर होता है तो उसके बाद यहाँ पर फ्रांस जो है वो हार जाता है। अब फ्रांस हारता है और 1870 में यहाँ पर फ्रेंच मोनार्की जो है उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो जर्मनी है फाइनली उसका यूनिफिकेशन जो है वो हो जाता है। फ्रांस डिफेट हुआ बेसिकली, वॉर जो है वो यहाँ पर जर्मन विक्ट्री हो जाती है। और उसी के साथ है यहाँ पर बिस्मार्क जो है अब फ्रांस के साथ जीत गया भाई साहब। तो बाकी जो पूरा एरिया है जर्मनी का वो भी ले लेता है, यूनिफाई कर लेता है और यूनाइटेड जर्मनी बन जाता है 1871 में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अलग अलग बैटल्स होते हैं जिससे कि मर्जर जो है स्टेट्स का वो होता है। तो अब आपको पूरी समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पर यूनिफिकेशन जो है वो हुआ है। तो यहाँ पर 1866 में बैटल ऑफ सडोवा जो है वो हमें देखने को मिलता है कि इफिशिएंट कंट्रोल जो है रीजन में अगर करना है नदन जर्मनी के, तो ऑस्ट्रिया जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है ऑस्ट्रिया को ख़त्म किया जाए। तो इसलिए वो क्या करता है, वॉर प्रोवोक करता है ऑस्ट्रिया के साथ। कैसे, तो वो एक जो गेस्टीन अग्रीमेंट था 1865 का, बेसिकली ये था कि कौन से स्टेट्स हमारे पास है कौन से नहीं है। ठीक है, जो डेनमार्क के साथ हुआ था ना, डेनमार्क से जो कब्जा कर लिया था ऊपर और नीचे का, ऊपर का प्रूशिया ने लिया था, नीचे का ऑस्ट्रिया ने लिया था। तो वो एक अग्रीमेंट हुआ था, उसमें घपला कर देता है जानबूझ के ताकि ऑस्ट्रिया को हम बुरा महसूस करने दे और ऑस्ट्रिया जो है वो क्या करे, हम पर हमला कर दे। और इस तरीके से यहाँ पर हमला होता है और बेसिकली बैटल ऑफ सडोवा होता है जिसे बैटल ऑफ 6 वीक्स भी कहा जाता है। इसमें यहाँ पर ऑस्ट्रिया जो उसकी हार हो जाती है और ये होने के बाद यहाँ पर ट्रीटी ऑफ प्राग होता है, साइन किया जाता है दोनों ही पार्टीज के बीच में। कॉन्सिक्वेंटली नदन जर्मनी स्टेट जो है उनको प्रूशिया में इंटीग्रेट कर लिया जाता है। पूरे जो नदन स्टेट्स है वो अब प्रूशिया में इंटीग्रेट हो जाते हैं। ऑस्ट्रिया बोलता है भाई मैं बाहर जाने दो यार, छोड़ो, हमको मजा नहीं आ रहा है। एंड देन उसके बाद होता है बैटल ऑफ सीडान 1870 में नदन साइड की। तो यहाँ पर बिस्मार्क जो है अगेन फ्रांस के साथ वॉर प्रोवोक करता है, मैंने आपको बोला कैसे, है ना। तो यहाँ पर एम्परर जो था नेपोलियन 3 वो यहाँ पर बैटल फील्ड में आ जाता है। वो यहाँ पर बोलता है कि यार आतामाजी सटकली बैटल फील्ड में आ जाता है और प्रूशिया जो उसको भी हरा देता है 1870 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफीट हो जाता है। और ये जब हारता है तो अपने आप पूरा का पूरा प्रूशिया मतलब पूरा का पूरा जर्मनी जो यूनाइट हो जाता है। और ये पेरिस आपको पता है भाई, फ्रांस है ना, फ्रांस बोलेंगे पेरिस ही आता है। तो कोई भी बोलेगा कि भाई पेरिस जो है वो हार चुके हैं तो पेरिस में जाकर वो अपना एजेंडा जो है लहराएगा। लेकिन जो फ्रांस के राजा रजवाड़े थे वो वहाँ नहीं, वर्साइलिस में रहते थे। तो उसने भी अपनी जो एक पावर है, पावर का शोकेस वर्साइलिस में जाकर किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर जर्मनी जो है उसका यूनिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली क्या हुआ कि पेरिस जो है वो सरेंडर कर देता है 28 जैन 1871 को। एंड जर्मन एम्पायर जो है 18 जैन 1871 जर्मन एम्पायर जो प्रोक्लेम करता है वर्साइलिस में कि भाई हम यहाँ पर जीत चुके हैं। और उसी के साथ 18 जैन को जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है।
तो इस तरीके से यहाँ पर ऑस्ट्रिया भी बाहर हो जाता है, जर्मनी का पूरा यूनिफिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी समझ में आ गया होगा, और वीडियो इसी तरह देखने के लिए MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।